हेलो एवरीवन, निम्बस करियर्स टीचिंग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, जो हमारी यहाँ पे डिस्कशन रहने वाली है, वो हम यहाँ पे पीजीटी का जो सिलेबस है एचपी का, उसको डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस आपका किस किस तरह से है, कहाँ कहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि बहुत वास्ट सिलेबस है। इसके लिए पेपर भी आपको जो हमारी साइट्स हैं उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि पेपर कैसा आया था ना। और ये जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था, ये 2023 में कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी यहाँ पे चांसेस हैं कि इस साल के एंड तक या अगले साल तक ये जो पेपर है वो आ सकता है। लेकिन जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो तैयारी आपको इसके लिए पहले से शुरू करनी पड़ेगी। अगर पेपर की नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे और आपका यहाँ पे इस लेवल के साथ टच में नहीं हो, तो भूल जाओगे पेपर आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, दिस इज द हार्श रियलिटी, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे बहुत वास्ट है। सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहले पहले जरूरी है। इस पेपर की बात करते हैं, देखो आपको पेपर 1 पेपर 2 इस फॉर्मेट में आपको पेपर देखने को मिलता है। पेपर आपका एक ही दिन होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नीचे का रहता है, लेकिन वहां पे आपकी जो मेरिट बेस्ड आपका जो कट ऑफ वो देखने को मिलती है। अगर वहां पे आपने मेरिट नंबर जो आपका कट ऑफ मार्क है उसको क्लियर कर लिया है ना, तो आप यहाँ पे पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, आपका पेपर 2 चेक हो जाएगा। अगर वो आपने क्वालिफाई नहीं किया तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। अब पेपर 2 में भी यहाँ पे पिछली बार कंडीशन थी 35% की, आपको मिनिमम पेपर 2 में 35% मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, है ना। अगर जिसके 35 से भी कम मार्क्स रह जाते हैं उसको तो यहाँ पे पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा ना। फिर बाद में जिनके 35% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, फिर उनकी यहाँ पे लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी सारी रहती है। तो ये तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरह से आपका यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का प्रोसीजर रहता है। अब जो पेपर 2 है वो आपको यहाँ पे 100 मार्क का देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलता है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है वो इसमें 2 आवर्स का रहता है। 100 जो मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें जो 80 मार्क्स है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, एंड यहाँ पे जो 20 मार्क्स है वो लास्ट में आपका जो सीडीपी वगैरह है उसमें पूछी जाएगी ना। तो ये देखो, पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये सारा आपका यहाँ पे सिलेबस है ना। इसमें बताऊंगा भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको यहाँ पे बिल्कुल छोड़ने नहीं है। 8 पेजेस का तो पहले तो सिलेबस है ना। तो सिलेबस देख के ही आपको यहाँ पे आते तो सिलेबस देख के डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। इसमें से आपने स्ट्रेटजिकल यहाँ पे क्या करना है, पहले तो एक स्ट्रेटजी अपनानी है, ताकि जब पेपर आए तो उससे पहले आपने मेन मेन टॉपिक तो किए होने चाहिए। देखो ये सारा आपका यहाँ पे अभी ये फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, ये सारा है ना। फिर यहाँ पे आपके 11 टॉपिक इसमें टोटल में आपको देखने को मिल रहे हैं ना। देन आपका यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा, जो आपका बीएड वाला पोर्शन रहेगा ना। इसमें वही सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, वो सारे इसमें पार्ट रहने वाले हैं। तो ये 2 पार्ट में रहेगा आपका ये पेपर, जिसमें पहला पार्ट 80 मार्क का रहेगा, सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे 100 मार्क का 20 मार्क का देखने को मिलेगा। टोटल पेपर आपका 100 मार्क का रहने वाला है। चलो फिर यहाँ पे 1 बाय 1 अब मैं टॉपिक्स पे बढ़ता हूँ कि आपने जैसे कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अपने जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, उनके ही आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, तो अपने मैथमेटिकल फिजिक्स आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स में अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आपका यहाँ पे मेन पार्ट देखने को मिलेगा, सब पार्ट है। देन इसका फंक्शन है। अब जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में आपको जैसे स्पेस यहाँ पे से यहाँ पे कोशे इंटीग्रल थ्योरम है ना, ये आपको इसका थ्योरम भी बताना चाहिए, है ना, कि इसने यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट किया था, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे जोर्डन लेमा है ना, कि जोर्डन लेमा होता क्या है ना, यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना। तो ये सारे आपके फैक्टर, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। जैसे एप्लीकेशन से आपका यहाँ पे अपन इवेल्यूशन करना है डेफिनेट इंटीग्रल्स को, डिस्पर्जन रिलेशन यहाँ पे क्या होता है ना, सैडल पॉइंट मेथड से आप क्या समझते हो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैट्रिसेस है ना, तो मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो उसमें आपको कुछ मैथ वाला पोर्शन भी देखने को मिलेगा। इसमें इनवर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, या फिर आपका ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है ना। देन आपका यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये आपने शुरुआत तो आपने इसकी पढ़ने की ग्रेजुएशन से कर दी है ना, तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी टच करना पड़ेगा। इसमें ये डायगोनलाइजेशन से आप क्या समझते हो ना, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं ना। फिर ये तो आपका ये पहले में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। फिर यहाँ पे आता है स्पेशल एंड आपका ऑर्थोगोनल फंक्शन, तो ये आपका सारा ही अब इन्हीं के बारे में बात करेगा ना। तो इसमें जैसे अगर बात कर ली जाए
कि आपका यहाँ पे कि आपको जो वेरिएबल टेक्निक देखने को मिलती है ना, कि अगर आपने वेरिएबल की सेपरेशन करनी है तो उसमें आपका कार्टेशियन मेथड होता है ना, स्फेरिकल होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, देन आपका यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लेग्रे यहाँ पे लेगुरे थ्योरम है, बेजल है, लेजेंडर है, देन आपका हर्माइट है ना। तो ये सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेगुरे, वेजल, लेजेंडर एंड हर्माइट है ना। तो ये सारी इक्वेशंस है ना, इनका यहाँ पे क्या एप्लीकेशंस है, इनकी क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फोरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फोरियर और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होती ही क्या है, क्या उनका यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है ना, और इनके एप्लीकेशन देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना। देन यहाँ पे आ जाता है आपका ग्रीन का फंक्शन। अब ग्रीन फंक्शन में हम यहाँ पे नो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन आपको ऊपर वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस क्या देखेंगे, आपका यहाँ पे जो वैल्यू प्रॉब्लम्स देखेंगे, ग्रीन फंक्शन क्या होता है एक डायमेंशन में, है ना। आइगन वैल्यू का जो एक्सपेंशन है वो ग्रीन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या रहेगा। तो ग्रीन फंक्शन यहाँ पे एक पूरा टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सब टॉपिक्स के थ्रू इसको करना है, कि जैसे आपका बाउंड्री प्रॉब्लम क्या होगी, नॉन होमोजीनियस आपका अगर बाउंड्री रहेगी, ग्रीन फंक्शन आपका एक डायमेंशन में किस तरह से रहेगा, आइगन वैल्यू अगर मैंने एक्सपेंशन करना है ग्रीन फंक्शन का ही करना है आइगन वैल्यू एक्सपेंशन, तो कैसे होगा ना, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किस तरह से रहेगा, है ना। अगर मैंने कंस्ट्रक्ट करना है फोरियर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को किसके लिए, ग्रीन फंक्शन के लिए, ग्रीन फंक्शन का करना है ट्रांसफॉर्म, तो किस तरह से करेंगे। तो ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, जो कि यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपका पहला टॉपिक हुआ। फिर यहाँ पे बढ़ेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, दोनों की बुक्स आपके पास होनी चाहिए ना, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें आपको देखो पहले तो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में, है ना। देन आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस रहती है, जनरलाइजेशन रहती है। देन यहाँ पे अगर बात कर लीजिए कंजर्वेशन लॉज, जो कंजर्वेशन लॉज काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में कंजर्वेशन लॉज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यहाँ पे किस किस तरह से क्या उनमें लिमिटेशंस है ना, वो पता होने चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, कि आपका वेरिएशन आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे लैग्रेंज का मल्टीप्लायर है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, लैग्रेंज की इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से हम यहाँ पे लैग्रांज जो इक्वेशन वो कैसे निकाल सकते हैं ना। और ये जो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड है लैग्रांज इक्वेशन के ऊपर, तो लैग्रांज मेथड तो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स को सॉल्व करना है। फिर आपका यहाँ पे हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, उसकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कैनोनियल जो आपका कैनोनियल ट्रांसफॉर्मेशन है ये होती क्या है ना, किस तरह से ये इनके एप्लीकेशन हमने यहाँ पे अलग अलग यूज कर सकते हैं ना। ये देखो कि इनकी यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या इनके प्रॉब्लम है, पॉइजन ब्रैकेट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो पूरा पार्ट है ये वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि इनवेरियंस ऑफ द पॉइजन ब्रैकेट कौन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, कौन कौन सी आपका यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स से ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट है ही है। फिर यहाँ पे आता है हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन किस तरह से हैमिल्टोनियन से अलग है, क्या इसमें ऐड हुआ है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल और उसके यहाँ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्शन एंड एक्शन वेरिएबल, ठीक है। इसको यहाँ पे एक टाइम के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तब तो आपने हर एक चीज़ पढ़ते जाना, धीरे धीरे पढ़ते जाना है, ठीक है। जो कि अगर अभी स्टार्ट करते हो तो आपके लिए यहाँ पे बढ़िया रहने वाला है। पेपर के टाइम पे स्टार्ट करोगे बहुत प्रेशर बना रहेगा, सिलेबस बहुत वाइड है, जिसकी वजह से फिर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इनको चीज़ों को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो, है ना। इसके अलावा देखो जैसे इनर्शिया टेंसर से आप क्या समझते हो, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें आपका अगर मैं टेंसर को ऐड करता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ता है ना। देन यहाँ पे आपका टॉर्क है ना, टॉर्क ऑफ द फ्री मोशन, है ना, किसका, रिजिड बॉडी का। फिर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर यहाँ पे रहेगा थ्योरी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस, है ना, फ्री वाइब्रेशंस हम यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में किस तरह से बिहेव करती है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल तो यहाँ पे ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे वाले में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये आपने यहाँ से स्पेशली चीजें यहाँ से ये तो याद रखनी ही रखनी है ना, ये छोड़ नहीं सकते आप यहाँ पे, है ना। और जो भी आपके नेमिंग चीजें होती है ना, जो आपका यहाँ पे नेमिंग बेस्ड अलग अलग जो प्रोसेस देखने को मिलती है, जो अलग अलग यहाँ पे इक्वेशंस देखने को मिलती हैं, वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। फिर है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे RS फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है ना, JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। तो पहले तो फ्लिप फ्लॉप पता होना चाहिए क्या होता है, फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, इसके ऊपर सीधा आपका यहाँ पे
एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आ जाती है ना फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। फिर आपका यहाँ पे एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर्स कौन कौन से होते हैं ना, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे। कैस्केड काउंटर्स क्या रहते हैं ना, पहले काउंटर्स होते क्या है, फिर इसके बाद हम कैस्केड काउंटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है अगला पार्ट एम्पलीफायर्स का ना, तो एम्पलीफायर्स यहाँ पे होते क्या है, ऑपरेशनल यहाँ पे क्या होते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना, डीसी का फिर एसी का अलग अलग से इसकी एनालिसिस करनी है। फिर आपका जो है जैसे आपका यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एनालिसिस है ना, इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर फीडबैक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक क्या होती है, ठीक है, और आपका यहाँ पे फीडबैक का इफेक्ट क्या पड़ता है सर्किट के ऊपर, है ना। तो ये सारा यहाँ पे है। जैसे आपका यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, देन आपका यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज से आप यहाँ पे क्या समझते हो, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होती है। तो यहाँ पे आपको पूरा ही जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो सारी यहाँ पे काम आने वाली है ना। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आने वाला है। फिर आपको यहाँ पे माइक्रोवेव्स के बारे में है कि इनकी यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये थोड़ा पार्ट इजी वाला ना, देखो अगर आपको सर्किट्स समझ आते हैं तो ये यहाँ पे करने में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। इसमें आपका यहाँ पे एडवांटेजेस शॉर्ट कमिंग क्या क्या है माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस की, है ना, कैसे उनको ट्रांसमिट करते हैं, क्या क्या कैसे उनमें लॉस देखने को मिलता है, किस किस तरह से उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इनकी प्रोपेगेशन के ऊपर एटमॉस्फेयर का क्या फर्क पड़ता है ना, तो वो आपका माइक्रोवेव में है। फिर आपके डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, ये थर्ड टॉपिक है इसमें, की बेसिक्स यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस की यहाँ पे क्या है ना, ऑप्टिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑप्टिक फाइबर होता क्या है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इनके रिसोर्सेज यहाँ पे क्या क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हाँ, ये लो पास क्या होता है, बैंड पास सिग्नल्स क्या होते हैं, ये वाला PAM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे क्या रहती है ना, और यहाँ पे इसके बैंडविड्थ चैनल यहाँ पे क्या रहते हैं। तो ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट यहाँ पे उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जिनको यहाँ पे सर्किट्स, जिनको यहाँ पे अच्छे होते थे ना, जिनको सर्किट्स बनाने में मजा आता है, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को इजिली कर सकते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, है ना। इस तरह से हम आपके अगले डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका यहाँ पे अटोमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में। अब अटोमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो आपने यहाँ पे डिफरेंट, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, उससे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाते हैं। जैसे आपका एल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा किस तरह से रहता है ना, स्पेक्ट्रा के ऊपर यहाँ बात कर लेती है। जैसे आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रा, डबल एल्कली स्पेक्ट्रा कैसा रहता है, यहाँ पे जैसे कपलिंग है, LS कपलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, JJ कपलिंग, है ना, ये क्या है, और किस किस तरह से LS और JJ में डिफ्रेंसिएशन है ना, कौन क्या बताता है, कपलिंग स्कीम्स क्या होती हैं, यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको कपलिंग में चीज़ें देखने को मिल जाएंगे ना। इसमें आपका यहाँ पे जो एक जीवन इफेक्ट आता है, एक आपका यहाँ पे अनोमलस है, एक आपका नॉर्मल जीवन इफेक्ट है ना। जैसे आपका नॉर्मल जीवन इफेक्ट क्या होता है, अनोमलस यहाँ पे क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे पास्चन ब्रैकेट इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये भी स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात करता है ना, पास्चन भी स्पेक्ट्रल लाइन है, ब्रैकेट भी है, तो उसका हम यहाँ पे फिजिक्स में सिग्निफिकेंस देखते हैं ना। देन आपका यहाँ पे अब देखो, एक तो नॉर्मल है, एनोमलस है, फिर यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी है। तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं दी हुई है ग्रेजुएशन में, ये सारा पोस्ट ग्रेजुएशन का ही पार्ट देखने को मिल जाएगा। लेंडी जी फैक्टर से क्या समझते हो ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हमने 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया हुआ है तो उसमें आपका लैंडेज इफेक्टर, LS कपलिंग, JJ कपलिंग किस तरह से काम करेगी, स्टार्क इफेक्ट कैसे आप क्या समझते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे भी मार्क कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा हाँ, ये जो फाइन स्ट्रक्चर है ना, फाइन स्ट्रक्चर एंड आपका यहाँ पे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रल लाइंस का, इससे आप क्या समझते हो ना, फाइन स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लैम्ब शिफ्ट क्या होती है ना, लैम्ब शिफ्ट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, हाँ, ये लास्ट में जो पार्ट है ना आपका यहाँ पे कि बॉर्न ओपेनहाइमर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या आती है ना, कौन कौन सी मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, इससे जुड़ा हुआ स्पेक्ट्रा कौन कौन सा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हार्मोनिक और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या क्या होते हैं ना, इनके लिए अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका फ्रैंक कॉन्टन प्रिंसिपल है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। रमन स्पेक्ट्रा,
है ना, रमन स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट, क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी रमन इफेक्ट की क्या होती है ना, किस तरह से आपका यहाँ पे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, फिर आपका उन दोनों को जो मिला देते हैं वाइब्रेशन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है। तो ये सारा आपने है ना रमन स्पेक्ट्रा आपका इंफ्रारेड के लिए, और आपका यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे डिटर्मिनेशन करेंगे हम यहाँ पे ना रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये नीचे वाले से है ना, मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है ना। देखो बहुत ज़्यादा सारा इन्होंने चीज़ें ऐड कर दी है ना, कुछ छोड़ा नहीं है, बस इतना याद रखना कि कोई भी आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टॉपिक है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखने को मिलेगा कोई चीज़ छूटी हुई है यहाँ पे, सब कुछ ऐड कर दिया, आपको सब कुछ पढ़ना उन्हें बोल दिया है। फिर है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में पहला वही सिंपली कि हम क्या किस तरह से क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ गए, शुरुआत यहाँ से होगी। फिर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हो, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन से आप क्या समझते हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की जो जान है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको तो कभी जिंदगी में छोड़ना मत है ना। इसका यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, उसकी एप्लीकेशन यहाँ क्या है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आता है हिल्बर्ट स्पेस, इससे आप क्या समझते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो डराक ब्रैकेट नोटेशन है ना ये वाली, कि इससे क्या समझते हो, डराक ब्रैकेट नोटेशन होती क्या है। फिर हमारी बात आती है आगे ऑपरेटर्स की, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये कौन सा होता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, पैरेटरी ऑपरेटर है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है ना वो सारे पता होने चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है, हर आपका यहाँ पे हर्मिशियन है, यहाँ पे प्रोजेक्शन है, तो ये सारे पता होने चाहिए। आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शंस है ना, तो आपका यहाँ पे अगर हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका यहाँ पे बाय ऑपरेटर मेथड ना, तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तभी बोल रहा था मैं यहाँ पे कि ये पता होना चाहिए आपको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ से देखो यहाँ पे कि जो आपका आइगन वैल्यू और यहाँ पे आइगन फंक्शन है ना, लीनियर ऑसिलेशंस की बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। देन आपका यहाँ पे इसी तरह से आपका यहाँ पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। आपका यहाँ पे एल जेड है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, वो किस तरह से काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे आपको डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये यहाँ पे क्या होती है। तो मैट्रिक्स के ऊपर भी आपका यहाँ पे पार्ट देखने को मिल जाएगा है ना। फिर आपका यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ द क्लासिकल सिस्टम, कि पार्टिकल्स का जो आपका यहाँ पे मोशन रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स वो कैसा रहता है, तो ये वाला पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आ जाता है ना, अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है स्टेशनरी सिस्टम। तो यहाँ पे फिर परम्यूटेशन, ये भी बहुत हो रहा है ना। ये आपका यहाँ पे जो परटर्बेशन थ्योरी है ना, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट के लिए। वाइब्रेशनल मेथड है यहाँ पे, डब्ल्यू के भी मेथड है यहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन है यहाँ पे कॉन्टिन्यूम की फाइनल स्टेट फर्मी गोल्डन रूल से है ना, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या बात करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो परटर्बेशन थ्योरी है ये तो आपका है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पता होना चाहिए पहले होती क्या है ना, किस तरह से हम यहाँ पे स्टेशनरी सिस्टम के पार्टिकल्स जब उसमें होते हैं तो उसमें हम अप्रोक्सीमेशन किस तरह से मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात कर ली जाए हम मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स का एडिशन आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे करते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट और इनवर्स आपका यहाँ पे जो मैट्रिक्स का होता है ना, हर्मिशियन और यहाँ पे आपका यूनिटरी मैट्रिसेस से आप क्या समझते हो। तो ये सारे आपने से डिराक ब्रैकेट नोटेशन है, देखो ये सारा यहाँ पे ऊपर भी था और नीचे भी था। तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में भी क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से यूज करेंगे, सिंपल आप क्वांटम मैकेनिक्स कैसे यूज करोगे, तो दो आपको यहाँ पे पार्ट देखने को मिलेंगे। तो इसको अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर वहाँ पे टच नहीं तो मुश्किल आने वाली है ना क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में, लेकिन थोड़ा सा अगर टच है चीज़ों के साथ तो आप अच्छे से उसको यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, अभी तो ये टॉपिक नंबर 6 है, ठीक है, तभी बोल रहा था कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वाइड इसका देखने को मिलेगा, तो पढ़ना अभी शुरू करना पड़ेगा। और रोज़ आपको यहाँ पे कम से कम 4 से लेकर 5 घंटे देना शुरू करने पड़ेंगे ना, कम से कम बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, ज़्यादा आप अपनी इच्छा से जितना मत दे सकते हो। फिर आपके यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट आएंगे और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट थ्योरी आएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे बाइंडिंग सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे ना। फिर आपको यहाँ पे बात करेंगे कि स्टिफनेस कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं, है ना, लैटिस डायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कि डेंसिटी ऑफ स्टेट से आप यहाँ पे क्या समझते हो, थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल्स की है ना वो कौन कौन सी होती है, अनहार्मोनिक इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी में अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेमी कंडक्टर क्रिस्टल्स के बारे में ना,
बैंड थ्योरी आपका यहाँ पे प्योर एंड डॉप्ड सेमीकंडक्टर के लिए देखो बात करिए कंडेंस मैटर फिजिक्स की, तो बैंड थ्योरी इसमें कैसे काम करती है, सेमीकंडक्टर आपका सुपर लैटिसेस होती है यहाँ पे क्या है ना, इससे आप क्या समझते हो। फिर आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ट्रांसपोर्ट थ्योरी में हम यहाँ पे बात करते हैं आपका यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे कहाँ से, क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी से। तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप क्या समझते हो, हॉल इफेक्ट तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ आपका यहाँ पे मैग्नेटो रेजिस्टेंस है ना, हॉल इफेक्ट एंड मैग्नेटो रेजिस्टेंस होता क्या है। फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे क्लोसियस मोजोटी रिलेशन याद करेंगे। ये जो पाइजो पायरो एंड फेरो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे हम क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। देन यहाँ पे आता है लिक्विड क्रिस्टल्स में, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, थर्मोट्रोपिक लिक्विड जो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ठीक है। देन इसमें आपका यहाँ पे कि इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या पड़ता है यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर है ना, तो इसके पीछे फिजिक्स यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी डिवाइसेस है, तो ये सारा है आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फिर पार्ट शुरू होता है वो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है ना, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कई बच्चों को यहाँ पे लगती है ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, और आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ोगे। ग्रेजुएशन में इतना इसका पार्ट आपको नहीं देखने को मिलता, पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा पार्ट देखने को मिल जाता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के है ना, तो इसमें हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो लॉय-विलिस थ्योरम है, इससे क्या समझते हो है ना, सिग्निफिकेंस यहाँ पे एनर्जी का क्या है, एंट्रोपी से क्या समझते हो, लॉ ऑफ इंक्रीज इन द एंट्रोपी से क्या समझते हो, ठीक है। तो यहाँ से ही पता होना चाहिए आपको। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में आपका टेम्परेचर है, मैक्रोस्कोपिक मोशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, वर्क फंक्शन क्वांटिटी, ये सारा हीट फंक्शन से हम क्या समझते हैं, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब इसमें देखो आपका ली चैटलर्स प्रिंसिपल है ना। फिर इसमें आपका नर्नस इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नर्नस थ्योरम क्या होती है ना, तो डिपेंडेंस यहाँ पे किस तरह से जो आपको थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की होती है ना अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर, वो किस तरह से रहती है। गिब्स की डिस्ट्रीब्यूशन से आप यहाँ पे क्या समझते हो ना, और जो यहाँ मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हो। फिर आपका यहाँ पे जो अगर बात कर ली जाए यहाँ पे गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका पार्टिकल्स का किस तरह से हो जाता है। इसके अलावा फिर आपका लास्ट में जो आता है यहाँ पे वो आता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कैसी होती है, मॉलिक्यूलर कोलिजन, उससे आप क्या समझते हो, ठीक है। और जो अगर बात कर ली जाए कि फ्री एनर्जी ऑफ ना आइडियल बोल्ट्जमैन गैस की क्या रहती है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ से है ना। और जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे वो भी थोड़ा सा आपका यहाँ पे डीप डाउन करके पूछे जाएंगे। इसके लिए जो पेपर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। जैसे आपका मोनोटोमिक आइडियल गैस से क्या समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम का इफेक्ट यहाँ पे क्या पड़ता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात कर ली जाए वंडरवॉल फॉर्मूला क्या रहता है ना, इसका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वीरियल कोफिशिएंट ये क्या रहता है। हाँ, और लास्ट आपका यहाँ पे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, द फर्मी एंड बोस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट है ना, कि आपका फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, बोस डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। फिर इन दोनों ने जब मिलकर काम किया तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला, फर्मी एंड बोस गैसेज आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स में किस तरह से काम करती हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि और डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एट वेरी हाई डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे हाई डेंसिटी के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपका छोटा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना आपने इसको जरूर है। यहाँ पे है ना ये सारे जो आपका हाईलाइट किए हुए ना, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक्स है, तो छोड़ना तो आपको वैसे कुछ नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो आपको करके जाना ही है ना। अब जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, देखो न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं ना, ज़्यादा अगर होगा तो 8 से लेकिन 9 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, क्योंकि 80 नंबर का आने वाला है आपका और 11 टॉपिक्स हैं। तो अगर एवरेज भी बताता हूँ तो 11 सत्तर 77 होते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन तो लेके चलो कि हर एक टॉपिक से आपके आएंगे है ना। कुछ टॉपिक अगर एग्जामिनेटर के फेवरेट होते हैं तो वहाँ से फिर ज़्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी उठ सकते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो देखो जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, अब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और मास, सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस से आप यहाँ पे क्या समझते हो है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आते हैं अल्फा डीके बीटा डीके, ठीक है। देन आपका यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा क्या है, यहाँ पे जो आपका गिगर न्यूट्रल रिएक्शन है ना, वो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे फर्मी थ्योरी ऑफ द बीटा डीके ना, फर्मी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्मी थ्योरी ऑफ द बीटा डीके हो गया। देन आपका यहाँ पे जो सर्जेंट्स लॉ हो गया, क्यूरी प्लॉट हो गया, ठीक है। एंड आपका कौन कौन सी जो ट्रांजिशन होती हैं वो यहाँ पे अलाउ होती है, कौन सी फॉरबिडन होती है, कैसे करेंगे चेक करना। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि फर्मी कांस्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, पैरिटी वायलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
पैरिटी इवोल्यूशन इन द वीटा डीके से क्या समझते हो ना, किस तरह से आपकी वीटा डीके के अंदर यहाँ पे पैरिटी वायलेट करती है ना। देन आपका यहाँ पे इसमें आता है यहाँ पे मोस्ट ओवर इफेक्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज सारे पढ़ते हैं आपने ना, कि कहाँ पे आइसोस्पिन पैरिटी कंजर्वेशन रहती है कि नहीं रहती है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। की इक्वेशन से क्या समझते हो, ठीक है। और यहाँ से हम किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को डिड्यूस कर सकते हैं। वरेट विग्नर सिग्नल या जो सिंगल लेवल ऑफ फॉर्मूला है वो क्या है। इसमें आपने यहाँ पे बोहर व्हीलर थ्योरी जो है न्यूक्लियर फिशन की है ना, वो क्या है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इजी है ना, ये थोड़ा सा ना ये वाला पार्ट है। स्पिन डिपेंडेंस और नॉन सेंट्रल फीचर यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज के क्या क्या रहते हैं, तो ये सारा न्यूक्लियर फोर्सेज के ऊपर लास्ट में है। फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर देखने को मिलेगा कि लो एनर्जी एनपी स्कैटरिंग क्या रहती है ना, चार्ज सिमेट्री या चार्ज आपका जो इंडिपेंडेंस है न्यूक्लियर फोर्सेज की वो कैसे देखने को मिलती है। मिजोन थ्योरी, मिजोन थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज की, मिजोन थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। देन इसमें आपका यहाँ पे रोटेशनल एंड वाइब्रेशन हैमिल्टोनियन है ना, एनर्जी लेवल्स, बैंड स्पेक्ट्रा, सिंगल पार्टिकल्स के लिए वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल बिहेवियर आपका डिफरेंट न्यूक्लियाई का वो कैसे देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कंजर्वेशन लॉज हो गया, आइसोस्पिन हो गया, आइसोस्पिन वेव फंक्शन हो गया, स्ट्रेचनेस कैसे फाइंड करते हैं, पैरिटी है, टाइप रिवर्सल है, और आपका चार्ज कंजुगेशन है। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है ना। तो ये वाला पार्ट है। देन आपका है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें अब देखो क्या क्या है, इसमें आपका मैक्सवेल की इक्वेशन फ्री स्पेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, और आपका एंड लीनियर आइसोटोपिक मीडिया के लिए इक्वेशन यहाँ पे क्या क्या होती है। बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे इंटरफेरेंस पे क्या होगी, गो यहाँ पे गोज ट्रांसफॉर्मेशन से आप यहाँ पे क्या समझते हो, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और जो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है ना वो किस तरह से आपका रिलेट करती हैं। फिर आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है इन सभी चारों का वो किस तरह से देखने को मिलता है मैक्सवेल इक्वेशंस का। देन इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ए कंडक्टिंग सरफेस, ये 3 लेयर पे कैसे आपका ट्रांसमिशन होता है। फिर आपका यहाँ पे है लियोनार्ड जो आपका यहाँ पे विस्टर पोटेंशियल है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो आपका इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो अगर यहाँ पे ये एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पॉइंट है और एक एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पावर, ठीक है, पावर के बारे में कि आपका यहाँ जो लेमर्स फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है ना, या फिर आपका यहाँ पे लीनियर और यहाँ पे सर्कुलर एक्सेलरेशन हम क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज पार्टिकल का, है ना, कि आपका यहाँ पे लैग्रेंजियन और यहाँ पे हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेगा, है ना। देन आपका यहाँ पे कोएक्सियल वेव गाइड क्या है, आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे मटेरियल स्पेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी ना, तो ये देखो ये जो मटेरियल स्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी है जो हमारे टाइम पे था तो मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट नहीं था यहाँ पे ना, मतलब ये पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, ऐसी कोई बुक नहीं थी जिसमें मटेरियल स्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक दी हुई हो। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे पहले यहाँ पे है कि आपका यहाँ पे लैंगवियन थ्योरी है ना डायमैग्नेटिज्म की, तो कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी ना, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से, कोई हिमाचल से पढ़े हुए हो, किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, तो टॉपिक्स में वेरिएशन देखने को मिल जाती है ना। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी वाला, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला, ये वाला लैंगवियन थ्योरी नहीं देखने को मिलेगी ना। लेकिन क्वांटम थ्योरी जो पैरामैग्नेटिज्म के लिए, जैसे रेयर अर्थ है, हंस रूल है ना, आयरन ग्रुप्स के लिए है, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर आपका यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में ना, इसको यहाँ पे क्या समझते हो, पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से आप क्या समझते हो ना, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की। फिर आपका फेरो एंड एंटी फेरो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डर है उससे हम क्या समझते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम क्या होते हैं और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज उनकी यहाँ पे क्या क्या होती हैं। वैसे फिर आपका फेरोमैग्नेटिक डोमेन है ना, एनिसोट्रोपिक एनर्जी है, ब्लॉक बॉल है वो क्या रहती है। फिर यहाँ पे आपका आगे आता है फेज डायग्राम्स, है ना, फेज डायग्राम्स एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने क्या रखना है कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या रहते हैं, इसमें आपने याद क्या क्या रखना है। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्टेट, है ना, माइक्रोस्टेट किस तरह से आपका यहाँ पे आइसोमॉर्फस अलॉय में देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इक्विलिब्रियम डायग्राम्स, है ना, डिफरेंट इंटरमीडिएट फेसेस की कैसे बनती है,
है ना, उन डायग्राम से हम क्या समझते हैं, तो उन डायग्राम्स के बेसिस फिर आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है तो उसके बेसिक कंसेप्ट हो गया। गिब्स फेज रूल क्या होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आपको पार्ट देखने को मिलेगा। आइसोथर्मल और कॉन्टिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम्स और उनका जो टेम्पर्ड आपका यहाँ पे मैरिटन साइट्स है ना, इसके हम क्या समझते हो। फिर आपका ये तो आपका पर्टिकुलर पार्ट हो गया किसका, ये तो आपका पार्ट हो गया ये मैग्नेटिक साइंसेस का। फिर आपका आता है नैनो टेक्नोलॉजी ना। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या याद रखना है, जैसे आपका बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स, ये क्या रहते हैं। फिर इसमें है आपका यहाँ पे कि फेल, यहाँ पे पर्टिकुलर कि नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते क्या है ना, मेथड्स क्या है इनको यहाँ पे सिंथेसाइज करने का। फेलियर मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल जो ग्रेन साइज आपके मटेरियल्स होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ द मेटल नैनो पार्टिकल से अब यहाँ पे क्या समझते हो। इफेक्ट ऑफ द यहाँ पे बल्क नैनो स्ट्रक्चरिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। क्वांटम वेल्स से आप क्या समझते हो, ठीक है, क्वांटम वेल्स क्या क्या होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे फर्मी गैस एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना, उनका एंड पोटेंशियल वेल्स है ना, तो इसका यहाँ पे क्या रिलेशन है। इसमें अगर बात कर ली जाए यहाँ पे तो नैनो मटेरियल्स वन, इनको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसके लिए केमिकल मेथड यहाँ पे क्या क्या है ना, कि किस तरह से हम यहाँ पे कोलाइड सोल्यूशन से इनको बना सकते हैं, किस तरह से ग्रोथ होती है नैनो पार्टिकल्स की, है ना। देखो यहाँ भाई ये वाला जो पार्टिकल, ये जो टॉपिक है ना यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होता है इसको यहाँ पे ना, तो इसके अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा डीप लेवल के नहीं आते हैं। जो आपके ऊपर वाला टॉपिक है हो सकता है कि वहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन हो जाए, लेकिन यहाँ पे जैसे सोल जेल मेथड है ना, कुछ स्पेशल नैनो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, है ना, पोरस से आपका यहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर पोरस मटेरियल्स हम मिजल्स का कैसे यूज़ कर लेते हैं, है ना। सेल्फ असेंबल्ड नैनो मटेरियल्स कौन से होते हैं, कोर सेल पार्टिकल्स किससे आप क्या समझते हो, तो ये सारे आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा किसमें, आपका पर्टिकुलर टॉपिक है आपका मैग्नेटिक साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये 10वां टॉपिक था। अभी आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक है जिसमें बात करते हैं कंप्यूटेशनल मैथड फिजिक्स के बारे में ना। तो यहाँ पे इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आपने कंप्यूटेशनल फिजिक्स पढ़ी होगी है ना, इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं मास्टर्स में, और ग्रेजुएशन में भी इसको आपको यहाँ पे, मतलब ग्रेजुएशन में इतना डिटेल में नहीं होता, ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पे 2 सेमेस्टर में देखने को मिलती है। तो इसमें आपका यहाँ पे कंप्यूटर के अर्थमेटिक क्या क्या है, ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से एरर देखने को मिलते हैं, सबट्रैक्टिव कैंसिलेशन से आप क्या समझते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम आपको बनाने आना चाहिए ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ये जो फ्लो चार्ट है ना, क्या ये इसके लिए सही है, क्या ये एल्गोरिथम सही है, इसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं ना, इस तरह से आपसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ब्रीफ आपका यहाँ पे रिकैप्चुलेशन ऑफ द फोर्ट्रान क्या है, सी है, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इनके शेल्स हैं, इनके एडिटर्स हैं, किस तरह से कमांड चलती है ना, किस तरह से आपका यहाँ पे टॉप डाउन प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे रूट फाइंडिंग है इसमें, तो जिस तरह से हम यहाँ पे किस तरह से हम नॉन लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है फाइंड कर सकते हैं प्लॉटिंग मेथड से, है ना। तो ये देखो बिल्कुल मेथड्स है, यहाँ इनको पता होना चाहिए आपको। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, फोल्स पोजीशन मेथड क्या होता है, आपका यहाँ पे न्यूटन रेप्सन मेथड क्या है, सीकेंड मेथड यहाँ पे क्या है ना, ये मेथड्स हैं जो आपको यहाँ पे रूट फाइंडिंग में हेल्प करेंगे। अब इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, किस तरह से हम यहाँ पे एल्गोरिथम को डेवलप कर सकते हैं ना, कि अगर जैसे कि किसके लिए करना है हमें, जब मेरे को बॉन्ड एंगल फाइंड करना है डायटोमिक मॉलिक्यूल का यूजिंग द मॉडल इंटरेक्शन पोटेंशियल। अब देखो सिंपल है कि ये क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा ना, कि डायटोमिक आपको सीधा मॉलिक्यूल लेना है, किस तरह से हम यहाँ पे उसमें क्या कर सकते हैं, एक एल्गोरिथम को डेवलप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मोंटे कार्लो मेथड इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, कि यहाँ पे ट्रू रैंडम मेंबर्स क्या होते हैं, स्यूडो रैंडम मेंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं स्यूडो रैंडम मेंबर्स को, इसके टेस्ट यहाँ पे क्या क्या होते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन है ना, तो इसमें आपका फिर फॉरवर्ड डिफरेंस है, सेंट्रल डिफरेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, अनस्टेबल यहाँ पे नेचर यहाँ पे क्या है डिफ्रेंशिएशन का। फिर इसमें आपका यहाँ पे वही इसमें भी जो आपके ऊपर पढ़ा हुआ ना सारी चीज़ें, आइकन वैल्यू, आइकन वेक्टर, अब उसको हमने कंप्यूटेशनल फिजिक्स की फॉर्म में, उनको यहाँ पे एल्गोरिथम की फॉर्म में इस तरह से लिखना है यहाँ पे ना। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, तो यहाँ पे यूलर टायलर सीरीज है, सेम यहाँ पे रंगागुता मेथड है ना, तो इसकी डेरिवेशन करनी है, लेकिन आपने यहाँ पे इसके लिए यूज़ क्या करना है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स का यूज़ करना है ना। जैसे आपका यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर रंगागुता मेथड है विदाउट डेरिवेशन, है ना, किस तरह से आप उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करोगे, प्रोग्राम क्रिएट करके उसमें वैल्यू पुट करते रहते हैं, आपको आंसर आते रहेंगे ना। देन आपका यहाँ पे शूटिंग मेथड है, एप्लीकेशंस की यहाँ पे क्या क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, एलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक,
है ना। और यहाँ पे इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हर एक के लिए वो क्या क्या होगी, इनकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या क्या होगी, अब यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे लैपलेस इक्वेशन के, पॉइजन इक्वेशन के और यहाँ पे हीट इक्वेशन के। तो ये सारा आपका यहाँ पे ओवरऑल 80 मार्क्स का सिलेबस है जो फिजिक्स का है। फिर इसके बाद आपका बीएड का सेकंड 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो फाउंडेशन है एजुकेशन सिस्टम की है ना, कंसेप्ट नेचर क्या है, नॉलेज के बारे में, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन उसकी मीनिंग क्या है ना, मोड्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन के, कौन कौन सी फिलोसफी उनका फिलोसफिकल है ना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल है ना बेसिस है एजुकेशन के। फिर यहाँ पे टीचर एजुकेशन और उसके एस्पेक्ट है कि कंसेप्ट ऑफ आपका यहाँ पे टीचर एजुकेशन से क्या समझते हो, है ना। हिस्टोरिकल कंसेप्ट यहाँ पे क्या है टीचर एजुकेशन का इंडिया में, स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का, कौन से अलग अलग तरह के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में चलाए जा रहे हैं, चैलेंजेस यहाँ पे क्या है टीचर एजुकेशन की फील्ड में। तो ये सारा है। फिर इसका पैडागोजी एंड टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो यूज़ किए जाते हैं, है ना, कौन कौन से आपका मॉडल ऑफ टीचिंग्स है, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है, कंसेप्ट अटेनमेंट क्या है। तो ये सारा आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग, तो ये सारा आपका यहाँ पे 20 मार्क्स में पूछा 20 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लर्निंग प्रोसेस में जैसे आईसीटी उसका मीनिंग है, किस तरह से इसको मैं लर्निंग में यूज़ कर सकता हूँ, कंसेप्ट ऑफ आपका ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म है, तो स्वयं प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है, तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है ना। दीक्षा इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव अलग अलग है, तो वो जो चलाए जा रहे हैं वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे, या एजुकेशन को यहाँ पे बच्चों के लिए और बढ़िया बनाने में। तो ये है आपका 100 मार्क्स का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं जो आपको करने ही करने हैं। बट अगर आप अभी से स्टार्ट करते तो वन बाय वन आप यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। बट उसके लिए फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल तय है, तभी आप इसको यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। नेट लेवल की जिसने तैयारी कर रखी होगी, है ना, उसके लिए थोड़ा सा आसान रह जाएगा। जो पहली बार इसमें घुस रहा है या फिर जो अभी एमएससी करके आया उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ठीक रहने वाला है। लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा जिसने गैप लिया हुआ है काफ़ी सालों का, फिर वो यहाँ पे सोच रहा करने की, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना मैं यहाँ पे आपको एंड में बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सिलेबस को देख के तैयारी करना शुरू करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या आपकी कोई भी क्वेरी है उसके ज़रिए आप अपना जो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। अभी की वीडियो के लिए फिर इतना ही है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।